जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एग्जाम रत्न में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RO ARO विधान परिषद सचिवालय के लिए जो कल पेपर होने वाला है, यानी 22 नवंबर को। उसके संदर्भ में 20/9/2020 को जो पेपर हुआ था, सबसे रिसेंट का पेपर, यानी बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। जो पैटर्न यानी जो प्रीवियसली क्वेश्चंस के लेवल है, वही लेवल कल के एग्जाम में रहने वाला है। तो क्या लेवल था और कैसे क्वेश्चंस के फॉर्मेशन थे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और 50 क्वेश्चन जीएस का और 50 क्वेश्चंस आपका हिंदी का हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये पेपर आपको देखना अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे रिसेंट का RO का पेपर यही है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। और इसके पहले जो सीरीज मैंने कंप्लीट कराया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसका रिवाइज जरूर कर ले, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन कराया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जीएस का कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन देखिए, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो जो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है? ठीक है, तो हमें पता है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतें क्या आती हैं? भाग 9 में आती हैं। नगर पालिकाएं भाग 9 क में आती है। सहकारी समितियां जो 9 ख में आती है। लेकिन अगर हम बात करें जो अधिकरण की, वो किस में आता है? भाग 10 में नहीं आता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए सही यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप देखा करिए जिसमें नहीं लास्ट में मेंशन किया होता है, क्योंकि आप जब पेपर देते हैं तो उस समय इतनी जल्दी में आप पेपर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ना भूल ही जाते हैं, और क्वेश्चन के ऑप्शन में हाँ समझ के यानी सही समझ के आप टिक कराते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इस टाइप्स के क्वेश्चन जितने होते हैं अच्छे से ध्यान से पढ़ा करिए, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ मौलिक अधिकार दिया है, यहाँ अनुच्छेद दिया है। तो पहले देखिए अस्पृश्यता का अंत, तो ये तो पता है कि 17 में है। गिरफ्तारी एवं विरुद्ध संरक्षण, तो ये 23 में नहीं है। यानी 24 जो हमारा 24 घंटे की बात होती है, वो ऑप्शन सी देखिए, धर्म की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 25 में है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 23 में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, MSP का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? MSP का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये पूछा है, ध्यान से देखिए कि WTO के अंतर्गत एक सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दी जाती है, उसी के साथ बाजार मूल्य के अंतर पर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस ऑप्शन देखिए, नीला बाग सहायिका, हरा बाग सहायिका, पीला बाग सहायिका, और ऑप्शन डी है गुलाबी बाग सहायिका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीला बाग सहायिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? ठीक है, केंद्रीय बजट जो 2020-21 जारी किया गया था, उसमें योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। तो कौन से ये जो 4 ऑप्शन है, किसमें योजना बजट में आवंटन इस बार कम हुआ है?
तो ये देखिए, ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी आयुष्मान, ऑप्शन सी है मध्याह्न भोजन योजना, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मनरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें कि जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है वो क्या क्या है। तो ये चार हमारे पास दिया हुआ है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, बैंक दर में वृद्धि। ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। स्टेटमेंट 3 संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। और ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, सबसे पहले ये बैंक दर में वृद्धि, ये भी सही है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। और संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। ऑप्शन जो ये जो 4 है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि सबसे पहले 1 2 3 किस में, 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। अब भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना की अगर हम बात करें तो हिंदी का महीना होता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, यानी चैत्र से शुरू होता है और फागुन क्या होता है, सबसे अंतिम महीना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, यानी नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो जो नवरात्रि को सरस्वती पूजा मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन देखिए, आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया यह कथन सेकंड जो है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। अब वायुमंडल की लंबवत जो संरचना होती है उसमें सबसे निचली सतह कौन सी होती है। ऑप्शन देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो जो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्ल में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो कार और बैटरियों में जो अम्ल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि जो पेन से आपको टिक लगा उस पर ध्यान नहीं देना, उसमें बहुत ऐसे टिक लगे हैं जो गलत हैं। मैं आपको जो ऑफिशियली आंसर की है उस हिसाब से आपको आंसर बताऊंगा कि आंसर क्या है और क्या आयोग ने उसको सही माना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अपने स्टडी ग्रुप्स में, सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये रिवीजन क्लासेस पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आलू के चिप्स में प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, यानी जो आलू के चिप्स वगैरह आते हैं लेज वगैरह के, तो उसमें थैलों में संकुलित किए जाते हैं किस वातावरण में। तो अभी ये वातावरण पूछा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इस क्वेश्चन को कि हम कैसे समझेंगे संकुलित किए जाना या प्लास्टिक बैग्स को। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश की देखिए क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर की बात किया है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हिंदी कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आए तो हम उसका इंग्लिश देख लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जो आलू के चिप्स के प्लास्टिक के थैले में क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। तो जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए हमारी आसवन प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग जो शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, वो कौन सा रंग है। वो ऑप्शन देखिए, हरा, लाल, बैगनी और नारंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है, लाल रंग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग पौधे के किससे प्राप्त की जाती है, ऑप्शन देखिए, तना है, जड़ है, फलों के निष्कर्षण से और पत्तियों के निष्कर्षण से। तो जो हींग प्राप्त की जाती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, जड़ों के निष्कर्षण से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, अब त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है उभयचर में पाया जाता है, यानी उभयचर। अब जो पानी में भी रह सकते हैं और जल स्थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। ठीक है, तो राजपूत सेना का सेनापति जो था वो कौन था, हकीम सूर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सही है। कथन देखिए पहले कौन सा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति का मिलना। कथन दूसरा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ठीक है, ये दो हमारा स्टेटमेंट दिया, इस दो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति मिलना, ये भी सही था, और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत मिलना, ये भी सही था। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोनों 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है 19th, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखिए कि सही सुमेलित नहीं, ये पूछा है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में, ये गलत हो गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, ये सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन, ये भी सही है। समाचार पत्र या अपराधों के लिए प्रोत्साहन 1908, ये भी सही है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पूछा है कि नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो सही कूट का चयन करना है हमें और ऑप्शन में मैच करना है। तो पहले हम देखिए क्या करेंगे कि जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, रंपा विद्रोह 1879 और 80 में हुआ था। यानी अगर हम बात करें तो रंपा किस में हुआ था, 1879-80 में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह, ठीक है, तो पाबना किसान विद्रोह किस में हुआ था, 1873 से 76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह किस में हुआ था, बंगाल नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 से 60 में। तो क्या हो गया हमारा दूसरा, चौथा, पहला। तो दूसरा और चौथा, पहला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने आप को खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो देखिए बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मुबारक खिलजी है और मोहम्मद बिन तुगलक है। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मुबारक खिलजी थे वो अपने आप को क्या घोषित कर दिए थे, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे वो ऑप्शन देखिए, रशीद अली, शाहनवाज, PK सहगल और BC दत्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी BC दत्त क्या थे, BC दत्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, ऐसे क्वेश्चन फिर देखिए नहीं वाला आ गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सही है, मतलब अभी हम ऑप्शन देख रहे हैं, जो कथन दिया है वो कौन सा सही नहीं है ये पूछा, लेकिन ये सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये गलत हो गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। यानी ये तीन हमारा क्या है, जो ACD सही है, और ये जो कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था ये गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। ठीक है, तो भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को किसके द्वारा समाप्त किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें काल के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए कि काल के अनुसार हमें व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो जो अगस्त 1946, अगस्त प्रस्ताव 1940, बैबल योजना 1947 और CR फॉर्मूला। तो अब हमें क्या करना है, इसमें काल के अनुसार हमें बैठाना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव, यानी दो। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स आया 1, उसके बाद क्या आया, बैबल यानी 3, सॉरी CR फॉर्मूला है यानी 4, उसके बाद आया बैबल योजना 1947 में वो 3, यानी 2143 किसमें, 2143, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे कि नहीं वाले। तो यहाँ एक साइड संगठन दिया है, दूसरी साइड व्यक्ति दिया है, तो क्या हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन के किसका, हेनरी विवडन डेरेजियो का, ये हमारा सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये ज्योतिबा फुले का नहीं, ये गलत हो गया। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाल्ट का, ये भी सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान का, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है तो जो हमारा कथन यानी सही सुमेलित नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, फिर वही आ गया, सही सुमेलित नहीं है। पहला देखिए फसल और खरपतवार, ठीक है, और ए देखिए गेहूं फ्लेरिश माइनर, बी धान बथुआ, सी मटर प्याजी और डी बरसिम कासनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धान बथुआ सही सुमेलित नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि सूची 1 और सूची 2 में सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी का किस में होता है, सभी मौसम में, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खरबूजा की हम बात करें तो खरबूजा किस में होता है, खरबूजा होता है जायद यानी गर्मी में, तो ये खरबूजा हो गया, ठीक।
अगर हम बात करें कपास की, तो कपास किस में होता है? खरीफ में, ठीक है, ये भी सही है। अगर अलसी की बात करें तो अलसी किस में होता है? रबी में, यानी 3 में। क्या हो जाएगा? 4 2 1 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए कि फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार भारतवर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी, ठीक है। तो फॉर्च्यून इंडिया के हिसाब से 500 कंपनियों की सूची के अनुसार जो 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी वो क्या थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन देखिए, भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। कथन सेकंड है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ठीक है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। यानी पहले देखिए कि ये भारत की जीडीपी जो 2019 में थी 209 लाख करोड़ थी, ये सही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ये भी सही है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया। अभिकथन क्या है ये ध्यान से देखिए। पहला दिया हुआ है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा एक्सपो था, ठीक है। और कारण इसका दिया है कि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था, ठीक है। अब ये भी सही है, अभी कथन भी सही है, और अभी ये जो कारण ये भी सही है। ये लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था 2020 में, जो अभी चल रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है कि दोनों ए तथा आर सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, दोनों ए तथा आर सत्य है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए तथा आर सत्य भी है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें। तो यहाँ पे एक साइड में दिया है सूची 1 में स्रोत और सूची 2 में प्रतिशत और आय। तो निगम कर क्या था? निगम कर था 18%, यानी ये 2 से मिल गया। आय कर की बात करें वो कितना था? 17% था। सीमा शुल्क की बात करें तो सीमा शुल्क सिर्फ 4% था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या था? 7%। यानी सबसे पहले क्या हो गया? 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना और डी खनन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेनेटिक में कृषि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भारत की नदियाँ जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकियों के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ष है जो जनांकिक इतिहास के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए, 1901, 1921, 1931 और 1941। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1921 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1921 है जो वर्ष महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो तुलबुल परियोजना हमें पता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। पहला देखिए क्या है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये सही है। हीरा कुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है।
इसके बाद हम बात करें तुंगभद्रा परियोजना जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथानबाद दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी सही है। यानी चारों जो कथन दिया हुआ है वो सही है। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरफ दिया है देश, दूसरी तरफ दिया है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं। फिर देखिए नहीं वाला आ गया। आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा पेपर में कि नहीं किस क्वेश्चन में दिया है, किस क्वेश्चन में नहीं दिया है। पहला क्या है? कजाकिस्तान, उसका जो क्षेत्र है कारागांडा, ठीक है, ये हमारा सही है। यूक्रेन की बात करें तो क्रिवाय राग, ये भी सही है। जर्मनी नारमंडी, ये लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जर्मनी का गलत हो गया। फ्रांस पिरिनिज, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है, यानी ये 3 ऑप्शन को छोड़ के हमारा जो जर्मनी यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी नारमंडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन देखिए, लारेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? इटली में है, ठीक है। रूर, ये सही है। लारेन, सॉरी ये गलत है। रूर प्रौद्योगिक प्रदेश किसमें है? जर्मनी में, ये हमारा सही है। जो रूर औद्योगिक प्रदेश है वो जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यहाँ नहीं लिखा है, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दिए जो गलत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है कि निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? फिर आ गया नहीं है। तो जो हमारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, गैबन, बोत्सवाना, ऑप्शन सी है लाइबेरिया और ऑप्शन डी है अंगोला। तो जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है वो क्या है? बोत्सवाना नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी जो हमारा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? वो देहरादून में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारत को ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क वो कहाँ पे स्थित है? तो भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है, ऑप्शन देखिए, सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड और कच्छ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कच्छ। भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है वो कच्छ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? देखिए 43 का जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया था। 44 हमारा जो ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। ऑप्शन बी है नई दिल्ली से जम्मू के मध्य। ऑप्शन सी है नई दिल्ली से मुंबई के मध्य। ऑप्शन डी है नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 का कहाँ से चली थी हाई स्पीड ट्रेन? सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली थी वाराणसी से नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पानीपत है, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी क्या हमारा है? लखनऊ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो रबर संयंत्र है, प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र भारत में, वो कहाँ पे है? पानीपत में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सबसे लंबी तेल शोधकशाला कहाँ पे है? तो जो सबसे लंबी तेल शोधकशाला है वो ऑप्शन देखिए, जामनगर, पारादीप, डिगबोई और तातीपाका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जामनगर में क्या है
कि भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक शाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यानी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल भी हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो वो ऑन एन एवरेज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। ऑप्शन ए धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी है विदर्भ समूह, ऑप्शन डी है टर्शियरी समूह। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गोंडवाना समूह सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। पहला कथन देखिए, पहला कथन है कि अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप की। ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो कथन 2 है, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी शिक्षा बाल विद्यालय था, ये भी सही है। यानी हमारा क्या हो गया, मेलानिया ट्रंप, ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का लास्ट कि फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए, महंत जो नृत्य गोपाल दास हैं वो क्या हैं, महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, यानी पहला का 4 हो गया। स्वामी गोविंद देव गिरी ये क्या है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, यानी 3 हो गया। श्री चंपत राय क्या थे, ट्रस्ट के महासचिव, यानी 432। तो सबसे पहले हम देखिए कि 432 किस में आया है, 432 यहाँ पे देखिए 432 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और श्री नृपेंद्र मिश्र वो क्या है, मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2020 को जो री एग्ज़ाम 2016 वाला हुआ है उसका ये पेपर है, सबसे रिसेंट का यही पेपर है, इसके बाद कोई आर का पेपर नहीं हुआ। तो ये पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है और अधिक से अधिक सभी स्टूडेंट और सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये रिसेंट का पेपर और उसका एनालिसिस और उनका रिवीजन हो सके। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भौतिक का विलोम शब्द है, तो पहला देखिए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन डी है राजनीतिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भौतिक का विलोम ऑप्शन ए यानी आध्यात्मिक। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन सेकंड देखिए कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक देखिए प्रतीची, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जो पेन से टिक लगाए उस पर बिल्कुल ध्यान न दें क्योंकि वो गलत और सही दोनों हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है समिष्ट का विलोम शब्द है, तो समिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, बेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है। ऑप्शन देखिए विधि निषेध, ऑप्शन बी आह्वान विसर्जन, ऑप्शन सी है आग्रह विग्रह और ऑप्शन डी है अमीय हलालल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लिखा हुआ गलत है, ये नहीं लिखा है कि सही है। अक्सर हम एग्ज़ाम में ये नहीं है या गलत है वाला छोड़ के हम ये सोच लेते हैं कि ये सही वाला पूछ रहा है और हम सही वाले को टिक करके आगे चले आते हैं। ऐसी गलती एग्जाम में ना करें, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें उसके बाद ऑप्शन पे टिक लगाएं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आग्रह विग्रह यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है।
अब हमें विलोम शब्द की बात को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शन पे टिक लगाना है कि सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अकीर्ण विकीर्ण इप्सित अभिप्सित आदृत निरादृत दोष सदोष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन देखिए दैदीप्य मान, देदीप मान, दैदीप मान और देदीप्य मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी देदीप्य मान क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। ऑप्शन देखिए कौतूहल, अनाधिकार, निरपेक्ष और पौराणिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अशुद्ध वर्तनी इसमें मेंशन है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अब हमें 4 वाक्य दिए, इसमें शुद्ध वाक्य हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। सेकंड है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। ऑप्शन सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन डी है इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध है, ठीक है, वह कौन सा सेंटेंस है। तो ऑप्शन देखिए इसके बावजूद भी हमसे हिंदी में लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक, ऑप्शन बी है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये भी गलत हो गया। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन देखिए पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। ऑप्शन डी है तुम चिंता ना करो मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यानी देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो परंपरा से चली आ रही बात में प्रयुक्त होने वाला है अनुश्रुति, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहते हैं, एक वाक्य में हमें एक शब्द में बताना है वाक्यांश का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकिंचन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्वेत से उत्पन्न होने वाला का वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन देखिए स्वदेज, अंडज, पिंडज और उभयज। ठीक है, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वदेज, स्वदेज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए ऑप्शन है जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिसका विवाह ना हुआ हो यानी अपरिणित। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। तो दुर्निवार किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हैगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 16 यानी 16वां क्वेश्चन देखिए। भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 17वां नंबर, 16वां नंबर क्या है? 16वां नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे? दही, जीर्ण, गयंद या गाहक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो भैया 17वां हम देखा थे कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। ठीक है, तो अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो अब तद्भव यहाँ पे पूछा है, तो तद्भव क्या हो जाएगा? चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या तत्वारी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 14। अगला प्रश्न देखा भैया, आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। तो आभ्यंतर का तद्भव क्या हो जाएगा यहाँ पे? भीतर, अंदर की तरफ, यानी भीतर की तरफ। ठीक है, तो तद्भव पूछा है, तो तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा? भीतर। चलिए अगला प्रश्न हम भैया देखें कि करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, तो वह बहुत खाता, बहुत खाने की बात अगर हम कर रहे हैं तो कोई परिमाण नहीं है कि कितना ग्राम खा रहा, बहुत खाता है। एक जो लिमिट होती है नॉर्मल लोगों के खाने पीने की, उससे कहीं ज़्यादा खाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित परिमाण विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन बी, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। इसके बाद है, ऐसे आदमी लाखों में होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो वाक्य क्या चुनना है कि जिसमें गुणवाचक विशेषक का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। अब हमें ये जो चंचल शब्द दिया है उसके हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द है। ऑप्शन देखिए, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी गुणवाचक विशेषण। ये क्या है? सतीश के गुण की बात कर रहा है, यानी ये बालक क्या है? चंचल है। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो मानसिक जो विशेषण किस मूल शब्द से बना है, यानी ऑप्शन देखिए, मान, मानस, मनस, मानिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी मानस शब्द से क्या बना है? मानसिक बना है। 25वां क्वेश्चन देखिए, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा? चरित्र। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26वां देखिए, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? अब मीमांसा का ऑप्शन देखिए, स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन और निष्क्रिय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समालोचन। मीमांसा का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समालोचन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखिए, चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिजली का सौदामिनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 28वां भैया देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं है पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ा करें, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 90% हो जाते हैं।
आप सही समझ के क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कराते हैं, यहाँ पे लिखा है नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, रमा, इंदिरा, कमला और भारती। तो जो लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? भारती नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फिर वही नहीं है वाला आ गया। तो यहाँ पे देखिए वस्त्र, पट, वसन और वासन, यानी कपड़ा का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? वासन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? फिर वही बात कि नहीं वाला आ रहा है। आप से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने वक्त, कि क्वेश्चन में नहीं अगर आता है तो हम क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करेंगे, और क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की कोशिश करिएगा, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। तो 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, पयोधर ये है, जलधर ये है, बारिधर ये है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी दामोदर, ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तिरोभूत, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षणिक का सही विलोम शब्द बताइए। तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे शाश्वत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिए, यानी 33th क्वेश्चन देखिए कि अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज का विलोम ऑप्शन देखिए, अक्षत, अतुल, अनुज और अटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। अब हमें क्या करना है कि विलोम शब्द को ध्यान में रखते हुए एक युग्म दिया हुआ है, जो गलत है वह कौन सा युग्म गलत है वो हमें बताना है इस ऑप्शन में। पहला देखिए, मौन मुखर। दूसरा है शानदार और शर्मनाक। तीसरा है बर्बर और सभ्य। चौथा है अनुचर परिचय। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विलोम शब्दों की दृष्टि में से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है। अब देखिए फिर इसमें भी यही पूछ दिया, ऑप्शन अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परीक्षण और सुख दुख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आच्छादित और परीक्षण, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। तो बर्तनी की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कौन सा शुद्ध शब्द है? विवर्त, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन देखिए, ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योतसना, ज्योत्सना, यानी यहाँ पे 37वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना। ठीक, अब देखिए बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमें बर्तनी के हिसाब से हमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द का छांटना है कि हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, यानी उत्कर्षता अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है। पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। पहला देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक, ये तो सही है, लेकिन देखते हैं आगे। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े।
अब देखिए, हम अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर पहला ऑप्शन हमें सही मिल जाता है तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है कि शुद्ध कौन सा है। ये शुद्ध हो गया तो ऑप्शन बी सी डी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए को टिक लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध वह है। तो हमें इसमें क्या करना है, अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो पहले देखिए, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। फिर देखिए, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये हमारा क्या है, शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये पूछा है अशुद्ध। ये दोनों ऊपर वाले सही थे, लेकिन उपयुक्त कथन क्या है, असत्य है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो जो दोनों ऊपर दिए हुए हैं वो सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, यानी जिसका कोई भी शत्रु अभी तक पैदा ना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो खोज करने वाले के लिए एक शब्द है अन्वेषक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखिए कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 44वां देखिए, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द सिर्फ अतीन्द्रिय, यानी जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि 45वां के वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं, अभिनेता। अब हमें सही युग्म का चयन करना है, तो ये तो गलत हो गया। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं, ये गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, ये भी गलत हो गया। आंखों से परे हो प्रत्यक्ष, ये भी गलत हो गया। यानी लौट कर आया हुआ, यानी प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 46वां देखिए, 46वां है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, 46 में ओस्ट, बाकी हमारा सब तद्भव है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 47वां देखिए, परिवा का तत्सम रूप है। तो परिवा का तत्सम रूप क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पास में दिए बेल आइकन को दबा ले, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को सारे स्टडी ग्रुप्स में आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये रिवीजन क्लासेस पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, तत्सम और तद्भव का संगत युग्म फाइंड आउट करना है। देखिए पहला ऑप्शन है कि खरपट खोपड़ी, ऑप्शन बी है सक्तु सत्य, ऑप्शन सी है परयक पलंग, और ऑप्शन डी है घोटक और घड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परयक पलंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन आंसू, एकत्र, बानर और उच्च। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसू क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कपित का तद्भव शब्द है। ऑप्शन देखिए कपूर, कैथा, केला और खजूर। तो कपित का जो तद्भव शब्द है वो क्या है, कैथा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से पूछिए। कोई भी आपकी डाउट रहनी नहीं चाहिए, सारी डाउट हमारे लिए है।
आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू।